स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और सिस्टम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। अगर किसी सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, या बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके एक सिस्टम बनाए तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे। जैसे मान लो ये बीकर है, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, ठीक है, इसमें वाटर है। अब उस वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ी है यहाँ पे। अगर हमने पानी यहाँ पे डाला तो यहाँ पे इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये सिस्टम किस में आ जाएगा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में। समझ गए? जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रुप में प्रेजेंट हो तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, या बल्क प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। मान लो ये था ना हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसकी हमने प्रॉपर्टीज देखनी है, इसका टेम्परेचर देखना है, प्रेशर देखना है, वॉल्यूम देखना है। वो सारी प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। मतलब अगर हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में उनकी प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहे हैं, उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इस वाटर का अगर हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर हम पूरे सिस्टम का कर रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का कंबाइनली कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकाल के हम उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ये वाटर है ना, वाटर का अगर हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो हम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक मॉलिक्यूल का हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज, जब हम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को हम कंबाइनली देखते हैं, उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। इनको डिस्कस कर लेते हैं। समझ आ गया ना? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें और हमारे एक सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे। और अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी इन अ सिस्टम। सिस्टम में हमारे मैटर की क्वांटिटी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है हमारे सिस्टम में, उस पर डिपेंड करेंगी। ये हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सिस्टम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा मास। अगर मैं बोलूं ये छोटू सा बीकर है, इसमें हमने कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा वही सब्सटेंस हमने बड़े बीकर में भर दिया है। ठीक है, एक सब्सटेंस ले रहे हैं कोई भी हम, उसको हमने छोटे बीकर में भर दिया और बड़े बीकर में भर दिया। ठीक है, तो उसका मास यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो क्वांटिटी पे डिपेंड करा, अगर कम क्वांटिटी है तो उसका मास कम होगा। ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम उसकी डाल देंगे, दूसरे बड़े बीकर में ज़्यादा क्वांटिटी डाल देंगे तो ऑब्वियसली उसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी, कोई सब्सटेंस हमने लिया है, छोटे बीकर में डाला, बड़े बीकर में डाला, तो वॉल्यूम तो चेंज होना ही है। इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी ऐसे, छोटे बीकर में डालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, बड़े बीकर में उस सब्सटेंस को डालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स है, हीट एनर्जी लिख देती हूँ मैं, हीट एनर्जी होगी, वर्क एनर्जी हो गई, है ना। अभी हम पढ़ेंगे जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको तो हम। ठीक है, हमारी एंट्रोपी हो गई, इंथैल्पी होगी। ठीक है, ये भी एक तरह से, वैसे तो हम पूरा लेक्चर इन सब पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, एक तरह से एनर्जी और हीट की ही फॉर्म्स हैं ये। ठीक है,
जहां भी आपको एनर्जी की टर्म्स दिख जाए वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एनर्जी छोटे सिस्टम की, इस एक्स मॉलिक्यूल को अगर हम छोटे में भरेंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी का डिफरेंस तो होगा ही। तो एनर्जी हमारे क्वांटिटी ऑफ मैटर पे तो डिपेंड करती ही है। अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, अगर हम ये मान लो एक रूम है, ठीक है, इस रूम का अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं, मान लो इस रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पूरे रूम का टेम्परेचर भी उतना ही होगा इस छोटे से पार्ट का, ठीक है। अगर इस रूम के छोटे से पार्ट को अगर हम लें तो उसका टेम्परेचर भी उतना ही होगा, टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी भी अगर हम यहाँ पे कोई सोल्यूशन भर रहे हैं, मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सोल्यूशन भरा, उसकी डेंसिटी की वैल्यू मान लो x है, इस पूरे में उसकी डेंसिटी की वैल्यू x है, तो वैल्यू तो वही रहेगी। तो इस कंटेनर में जितना सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी, चाहे उसके छोटे से पार्ट का देख लें चाहे पूरे कंटेनर का देख लें, ठीक है। अगर उसमें सेम ही सोल्यूशन भरा है तो डेंसिटी सेम ही रहेगी। इसको आप इससे भी समझ सकते हो, मैंने बोला क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो डेंसिटी की बात करें, अगर हमने सोल्यूशन भरा है इसमें, ठीक है, इस छोटू वाले बीकर में हमने सोल्यूशन भरा है, कोई वाटर भरा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी अगर हम छोटे में भरेंगे तो डेंसिटी उतनी रहेगी, अगर उसको बड़े में भर देंगे तो डेंसिटी तो वही रहेगी, डेंसिटी थोड़ी चेंज होती है। हमारे सभी लिक्विड्स की डेंसिटी तो फिक्स ही रहती है, डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, हम थोड़ा ले ज़्यादा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। जैसे हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, हमने कोई ग्लास लिया, ठीक है, हमने छोटू ग्लास ले लिया, इसी को हमने बड़े फॉर्म में ले लिया, ठीक है, सेम ग्लास लिया है हमने, एक उसका छोटा सा पीस लिया है, एक हमने बड़ा पीस लिया है। अब उसमें लाइट जो रिफ्रैक्ट करेगी, है ना, यहाँ पे हम लाइट डालेंगे और ऐसे रिफ्रैक्शन होगी, वो तो सेम ही होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो सकता है, ठीक है, चाहे छोटे ग्लास में से पास आउट करवा दो चाहे बड़े में से पास आउट करवा दो। मतलब जितनी भी हमारी कांस्टेंट टर्म्स है ना, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, मतलब जितनी भी हमारी कांस्टेंट टर्म है वो सब की सब इंटेंसिव में आ जाएंगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखो, हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो तो हमारी इंटेंसिव में आएगी, लेकिन जो हमारी हीट कैपेसिटी है वो हमारी एक्सटेंसिव में आएगी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जब हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए हमें उस सब्सटेंस को कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो होती है हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम सब्सटेंस को, 1 ग्राम सब्सटेंस का हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तब हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ पे अब हमारा मास डेफिनेट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है, 1 ग्राम ही है। यहाँ पे तो कुछ नहीं बताया हुआ, हमारा जो सब्सटेंस है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की बोली है, मतलब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, मेंशन ही किया है कि हमें 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, कितना है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू तो चेंज होगी, अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो डिफरेंट होगी, 2 ग्राम लेंगे तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिफरेंट होंगी। लेकिन यहाँ पे देखो हम चेंज ही नहीं कर सकते, बोलना ही 1 ग्राम है, हमारी इसकी डेफिनेशन ये होती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए कितनी हीट चाहिए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये सारी आ जाएंगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हो गया ना, तो मान लो वो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एक और एग्जांपल दूं आपको, एंट्रोपी, जैसे हमने लिखा ही था यहाँ पे, एंट्रोपी तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे? हमेशा याद रखना, हमारी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की रेशो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाती है। मतलब समझो आप, यहाँ पे मैंने बोला ये क्या है? एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ पे मोलर एंट्रोपी,
मोलर एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी एक मोल के लिए। जब हम एक मोल के लिए बात कर ली, जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बताया कि 1 ग्राम हमारे सब्सटेंस के लिए, वैसे ही यहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस आ गया। अब हमारा सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट नहीं हो रही, वो तो सेम ही रह रही है ना, ठीक है। जब वो चेंज ही नहीं हो रही तो उसकी एंट्रोपी तो सेम ही रहेगी, वो कभी चेंज होगी नहीं। तो हमारी मोलर एंट्रोपी की वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर वो 1 मोल है, ठीक है। तो जहाँ मोलर वर्ड आ गया वहाँ पे मतलब 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो मोलर एंट्रोपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे ही मोलर एंथैल्पी हो गई, ठीक है, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। बल्कि एंथैल्पी हमारी एक्सटेंसिव थी, लेकिन मोलर एंथैल्पी हमारी नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मतलब ने वो सारी चीज़ें देखनी है जो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हूँ और ना कर रही हूँ। जो क्वांटिटी पे डिपेंड कर गई वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो नहीं करी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए? मैंने अभी क्या बताया था आपको? यस, यहाँ पे 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलके इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना देती है। जैसे कि देखो, एंट्रोपी क्या थी हमारी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स भी हमने पीछे अभी एग्जांपल में देखा, हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा था ना मैंने, वो भी हमारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था अगर छोटे बीकर में सब्सटेंस डालेंगे, बड़े में डालेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन 2 हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलके हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाती है, जैसे कि हमने देख लिया इक्वल टू मोलर एंट्रोपी। जैसे और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। जितनी भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी ना सोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है, पढ़ी होंगी आप सबने प्लस 2 में सोल्यूशन चैप्टर में। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, ये सब जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी थी वो सब किस में आ जाएंगी? नॉर्मेलिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। कैसे? अब खुद सोचो, पहले तो मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि देखो दोनों एक्सटेंसिव मिलके क्या बनाती है? एक इंटेंसिव, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलके क्या बनाती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मोलैरिटी है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो इसको, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे कैसे ये डिपेंड नहीं करती। हमने एक सोल्यूशन बनाया 1 मोलर, ठीक है, उसको हमने छोटे बीकर में भर दिया और एक बड़े बीकर में भर दिया। 1 मोलर किसी भी सब्सटेंस का हमने सोल्यूशन बना लिया, ये सब्सटेंस था, इसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाया, ठीक है। उस सोल्यूशन को हमने छोटे बीकर में भरा, बड़े बीकर में भरा, तो उसकी मोलैरिटी चेंज थोड़ी होगी। 1 मोलर का अगर हमने सोल्यूशन बनाया है तो मोलैरिटी तो 1 ही रहेगी, 1 की 1 रहेगी, चाहे छोटे में डालो चाहे बड़े में डालो, ठीक है। तो क्वांटिटी पे तो ये डिपेंड की ही नहीं, ठीक है। समझ गए? ऐसे भी समझ गए और ऐसे भी समझ के कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलके एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाती है। समझ में आ गई बात? अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बॉइलिंग पॉइंट हमारे किसी भी सोल्यूशन का चेंज थोड़ी होता है। अगर हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम चाहे छोटे बीकर में डालें चाहे बड़े बीकर में डालें, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही रहेगा, उतने ही टेम्परेचर पे वो बॉईल करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो जितनी भी ऐसी टर्म्स है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब हमारी प्रॉपर्टी में ही आएंगी, क्योंकि इसको क्वांटिटी ऑफ मैटर से कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, समझ में आ गया? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और क्या बात बतानी थी? हाँ, ये जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये एडिटिव होती हैं, और जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव नहीं होती। ठीक है, रब कर लेते हैं। अब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है, एडिटिव नेचर, और हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नेचर की नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने ये बीकर लिया, ठीक है, इसमें हमने पानी डाला, ठीक है, इसका हम ये पानी के कुछ भी डाला, हमने कोई भी मॉलिक्यूल्स डाल दिए, कोई भी सब्सटेंस लिया हमने यहाँ पे मान लो,
ठीक है, उसका अगर हम मास देखें तो उसका मास कम होगा, लेकिन अगर हम इस सब्सटेंस का डबल कर दें, इस सब्सटेंस का डबल कर दें तो मास भी हमारा चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। लेकिन हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ पे कोई चीज ले रहे हैं, कोई भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, मान लो लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी, मान लो यहाँ पे वाटर है, वाटर की डेंसिटी इतने में भी उतनी ही होगी, सेम ही रहेगी जो उसकी वैल्यू होती है, और अगर हम उसको डबल कर दें तब भी उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। मतलब अगर हम उसमें ऐड कर दें, वही सब्सटेंस को दोबारा ऐड कर दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वाटर की डेंसिटी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। किसी भी सब्सटेंस की जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहेगी, उसकी क्वांटिटी चाहे हम डबल कर दें चाहे ट्रिपल कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये एडिटिव नेचर की नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐड करें सब्सटेंस और ज़्यादा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, एक और बात मुझे बताओ, पीएच क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, सोच के बताना, पीएच क्या है हमारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? सोच के देखो। अब देखो, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन डाला है, यहाँ पे हमने मान लो वाटर डाला, छोटू बीकर में डाला, बड़े बीकर में डाला। वाटर की पीएच अगर 7 है तो वो छोटे बीकर में भी 7 ही रहेगी और बड़े बीकर में भी 7 ही रहेगी, तो पीएच क्या हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब करना आ गया, आप कभी नहीं भूलोगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बस आपने क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है ये देख लेना। एनर्जी की जितनी भी टर्म्स आ जाएंगी वो सब आपने एक्सटेंसिव में डाल देनी है, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी वो सब हमने इंटेंसिव में डाल देनी है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाएंगी इंटेंसिव में डाल देनी है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमने इंटेंसिव में डाल देना है। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, इस लेक्चर के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।